हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोग के सामने। आज हम लोग हमारे फ्लैश कार्ड का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, बुक 1 का, यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। और इसका अगर आप लोगों को फ्लैश कार्ड का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और बोल सकते हो कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। सारी की सारी पीडीएफ जस्ट क्लास के बाद वहाँ पर अपलोड हो जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया बहुत हाईलाइटेड चैप्टर है ना, बहुत वास्ट चैप्टर है। मुझे लिखने में इसको कम से कम 4-5 घंटा लगा है। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। अगर हम लोग साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में टोटल 7 कंट्रीज आती है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान, म्यांमार साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। सार्क का पार्ट अफगानिस्तान जरूरी है, लेकिन अफगानिस्तान और म्यांमार दे आर नॉट द पार्ट ऑफ साउथ एशिया। बट जब भी साउथ एशिया की डिस्कशन होती है तब इनको इंक्लूड किया जाता है। आगे आते हैं हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज की। अगर हम लोग बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज की सबकी पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीटली अलग है। अगर हम लोग बात करें इंडिया और श्रीलंका की तो हमेशा से डेमोक्रेसी रही है यहाँ पर। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी मिलिट्री रूल, कभी सिविलियन रूल, कभी मिलिट्री रूल, कभी डेमोक्रेसी आती जाती रहती है। खैर, नेपाल की अगर बात करें, नेपाल पहले एक हिंदू किंगडम था 1990 तक। 2008 से नेपाल जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। भूटान की अगर हम लोग बात करें, 2008 से भूटान कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है, यानी कि भूटान में डेमोक्रेसी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाली। मालदीव्स की अगर हम लोग बात करें तो 1968 तक मालदीव्स सल्तनत था। 1968 से मालदीव्स रिपब्लिक बन गया और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी उसने अडॉप्ट कर ली थी। 2005 में मल्टी पार्टी सिस्टम भी इसने अडॉप्ट कर लिया। पहले यहाँ पर बाई पार्टी सिस्टम था। थोड़ा सा आगे आते, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना था 1947 के बाद लियाकत अली खान, है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बनाया था। जनरल अयूब खान 1958 में मिलिट्री जनरल बनता है पाकिस्तान का, और 1958 से लेकर 1969 ही इज गोइंग टू रूल ओवर पाकिस्तान। 1965 के वॉर में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट होने लग गए अगेंस्ट जनरल अयूब खान, और इनके अगेंस्ट में मिलिट्री कूप भी हो जाता है। फिर ये रिज़ाइन कर देते और 1969 में एक नया मिलिट्री रूलर आता है पाकिस्तान में, जिसका नाम होता है यहिया खान। और यहिया खान अब रूल करने वाला है पाकिस्तान पे 1969 से लेकर 1971 तक। आगे आते थोड़ा सा, यहिया खान की अगर बात करें तो यहिया खान के टाइम पीरियड में 1971 का इंडिया और पाकिस्तान के बीच का वॉर हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था 1971 में, या बांग्लादेश बना था 16 दिसंबर 1971। वॉर के बाद पहली बार पाकिस्तान में फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, और ये जो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसमें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो का टाइम पीरियड है फ्रॉम 1971 टू 1977। जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज फ्रॉम पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे। जुल्फिकार अली भुट्टो को एसेसिनेट किया जाता है 1977 में, और एक नया मिलिट्री रूलर आता है पाकिस्तान में जिसका नाम होता है ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक 1977 से लेकर 1988 तक रूल करेगा, लेकिन ज़ियाउल हक के टाइम पीरियड में प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे 1982 से। ठीक है, 1988 में पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शंस होंगे, यानी कि सेकंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान, और उसमें फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। और जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी, जिसका नाम था बेनज़ीर भुट्टो, शी इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सेकंड प्राइम मिनिस्टर, सेकंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद थर्ड जनरल इलेक्शंस होते हैं 1994 में, और 1994 में एक और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आते हैं जिनका नाम है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के टाइम पीरियड में हम सबको पता है 1999 में कारगिल वॉर होता है, और कारगिल वॉर में पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ती है, जिसकी वजह से परवेज़ मुशर्रफ, जो कि मिलिट्री जनरल होता है पाकिस्तान का, वो कूप करता है अगेंस्ट नवाज शरीफ। और 1999 से लेकर 2008 तक अब परवेज़ मुशर्रफ रूल करने वाला है पाकिस्तान में। 2008 की अगर हम लोग बात करें तो 2008 से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं है। अपन देखते हैं अब कि क्या रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान में या इनकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है मिलिट्री का, क्लर्जी का यानी कि रिलीजियस लीडर्स का, और लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी का यानी कि ज़मींदारों का, जिसकी वजह से जितने भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं इनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट रहता है, ओवरथ्रो कर दी जाती है और मिलिट्री रूल आता है। पाकिस्तान की बार बार कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इंडिया के साथ, जिसकी वजह से यहाँ के जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स है, यानी कि पाकिस्तान में एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऐसा है जो चाहता है कि भाई हमेशा यहाँ पर मिलिट्री रूल ही रहे। ठीक है, तो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैव बिकम पावरफुल इन पाकिस्तान ड्यू टू इट्स कन्फ्लिक्ट विथ इंडिया। पाकिस्तान को जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिलता है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में या पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और पाकिस्तान में ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म भी पनपता है, जिसकी वजह से अगर डेमोक्रेटिकली
ये लोग इलेक्ट हो जाए, ऐसे लोग जो टेररिस्ट ग्रुप्स है अगर वो इलेक्ट होके आ जाए तो उनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स जा सकते हैं। देयरफॉर द वेस्टर्न्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डू नॉट सपोर्ट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आगे आते हैं अपन थोड़ा सा, तो अपन देखते हैं अब बांग्लादेश को, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों अलग होता है? रीज़न उसका ये था, पहला क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान हमेशा ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाता था। दूसरा, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे उर्दू लैंग्वेज थोपता था। ठीक है, डिमांड्स क्या थी ईस्ट पाकिस्तान की? तो ईस्ट पाकिस्तान की डिमांड थी कि भैया हमारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट मत करो, हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को, बंगाली कल्चर को, बंगाली लैंग्वेज को इज्जत दो और इसको भी नेशनल लैंग्वेज बनाओ। दूसरी डिमांड इनकी ये थी कि हम लोगों को फेयर रिप्रेजेंटेशन दो, फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन पॉलिटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लस ये लोग ऑटोनॉमी मांग रहे थे, और ऑटोनॉमी ये लोग मांग रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के लिए। ठीक है, 1966 में 6 पॉइंट प्रपोजल लिखते हैं शेख मुजीबुर रहमान, हु वाज द लीडर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था आवामी लीग। और अयूब खान को देते भी है कि भैया हम लोगों को ऑटोनॉमी दे दो ताकि हम लोग हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग, हमारे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे स्टेट को रन कर सके, लेकिन इट वॉज डिनाइड। आगे आते हैं हम लोग, इलेक्शंस होते हैं 1970 में पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फर्स्ट इलेक्शंस जो है 1970 में होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब पहले इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, तो शेख मुजीबुर रहमान की पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है आवामी लीग, कंप्लीटली ईस्ट पाकिस्तान में सारी सीट जीत जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में या पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजॉरिटी आती है आवामी लीग की। यानी कि शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल या मिलिट्री रूलर इस टाइम पीरियड में यहिया खान था, और यहिया खान मना कर देता है कि भैया मैं नहीं मानता इन इलेक्शंस को, है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हम नहीं मानते। ठीक, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान की जनता भड़कती है, वो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहिया खान आर्मी को भेजता है, पाकिस्तान की ईस्ट पाकिस्तान की जनता को सप्रेस करता है, और शेख मुजीबुर रहमान को उठा के जेल में डाल देता है या हाउस अरेस्ट करता है। ठीक है, आगे आते हैं, पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर, और इसी वजह से लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू इंडिया। लगभग 80 लाख पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू इंडिया ड्यूरिंग 1971। इंडिया में रेफ्यूजी क्राइसिस या रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम पीरियड में इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी ने या इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की। सर कैसे हेल्प करी? मिलिट्रीली एंड फाइनेंशियली। हम लोगों ने पैसा भी दिया और मिलिट्री हेल्प भी प्रोवाइड करी ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों को फॉर देयर डिमांड। उनकी डिमांड क्या थी? एक नई कंट्री बनाना, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना और अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना पाकिस्तान से। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, और क्योंकि हम लोगों ने बांग्लादेश की हेल्प करी थी, देयरफॉर बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री बनता है जो कि इंडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है। ठीक है, बांग्लादेश अब अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वही लिखेगा जो इंडिया ने लिखा था, यानी कि सेकुलरिज्म के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में और सोशलिज्म के बारे में एनश्राइन कर देगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। 1975 शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अमेंडमेंट्स लाएगा। सबसे पहला अमेंडमेंट ये लाएगा कि बांग्लादेश में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी उसको चेंज करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आएगा। लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब इसने 1 पार्टी सिस्टम लाने की कोशिश करी बांग्लादेश में, इसने क्या करा? इसने सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एबोलिश कर दिया बांग्लादेश में, और कहा कि बांग्लादेश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जिसका नाम है आवामी लीग, जिसकी वजह से 1975 ही वॉज असैसिनेटेड। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान वॉज असैसिनेटेड इन 1975, और एक नया मिलिट्री रूलर पाकिस्तान में आएगा, बांग्लादेश में आएगा, और उस मिलिट्री रूलर का नाम होगा ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाता है 1978 में, और इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम होता है बांग्लादेश नेशनल पार्टी या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और एक लिमिटेड इलेक्शंस करवा के 1979 में इलेक्शन जीत भी जाता है। ठीक है, ज़ियाउर रहमान को भी असैसिनेट किया जाता है, और एक नया मिलिट्री रूलर आता है जिसका नाम होता है लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद, और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद अब 1979 से ऑलमोस्ट 1990 तक ही इज़ गोइंग टू रूल ओवर बांग्लादेश। इसके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट या मास प्रोटेस्ट होते हैं। इसको मानना पड़ जाता है, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट भी रहता है ये। ठीक है, इसको मानना पड़ जाता है कि भैया डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। इन 1990 बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आती है। क्लियर? पक्का? चलो आगे आते हैं। मोनार्की एंड डेमोक्रेसी नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल की अगर हम लोग बात करें तो नेपाल एक हिंदू किंगडम था टिल 1990, 1990 तक।
1990 के बाद जो यहाँ का राजा है वो कहता है कि ठीक है भैया, तुम लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हो नेपाल के लोग, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डेमोक्रेसी लाता हूँ, लेकिन लिमिटेड डेमोक्रेसी, ठीक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। और 1990 में नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में लोग हैं, लोग वोट देंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करेंगे, जो कि जाकर इनकी पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे, और सबसे ऊपर राजा होगा, लास्ट डिसीजन राजा ही लेगा, ठीक है। राजा कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, इसलिए राजा हमेशा कोशिश करता था यहाँ की गवर्नमेंट्स को एबोलिश करने की, और इसमें ये सक्सेसफुल भी रहता था। प्लस यहाँ की जो जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इस असेंबली में बनती है, इसी वजह से हमेशा शॉर्ट लिव्ड रहती है, ठीक है, 1 साल 2 साल के लिए आती रहती है। नेपाल में मॉइस्ट मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था, है ना। मॉइस्ट अपन उन लोगों को कहते हैं जो कि कम्युनिस्ट होते हैं और माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। मॉइस्ट मूवमेंट या ये जो कम्युनिस्ट लोग थे, देवर अगेंस्ट मोनार्की, ये लोग राजा और राजा के नोबल्स के अगेंस्ट में थे, और इन लोगों ने आर्म्स उठा लिए थे अगेंस्ट द मोनार्क, अगेंस्ट द राजा ऑफ नेपाल। खैर, नेपाल की कुछ इस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही थी, ट्रायंगुलर पॉलिटिक्स चल रही थी नेपाल में। नेपाल में कुछ लोग थे जो मोनार्की बनाए रखना चाहते थे नेपाल में, कुछ लोग थे जो कम्युनिज्म या मॉइज्म लाना चाहते थे, और कुछ लोग थे जो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे नेपाल में। नेपाल के एपिसोड में चेंज तब आता है जब 2001 में नेपाल में रॉयल पैलेस मैसेकर होता है। राजघराने के बहुत सारे लोग मर जाते हैं इसमें, इंक्लूडिंग द राजा, और इसी वजह से 2001 में एक नया राजा आता है नेपाल में। और ये जो नया राजा आता है, आते ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ख़त्म कर देता है और दोबारा से मोनार्की लेकर आता है। इसका मतलब ये है कि 1990 तक नेपाल हिंदू किंगडम था, 1990 से 2002 नेपाल वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और अप्रैल 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म कर दी गई। 2002 से लेकर 2006 तक, फ्रॉम 2002 टू 2006 नेपाल फिर से मोनार्की रहने वाला है, ठीक है, लेकिन लोगों को चाहिए डेमोक्रेसी। देखिए ज़रा क्या हो रहा है। नेपाल में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं बहुत बड़े लेवल पर 2006 में, और ये जो मूवमेंट है ये मेनली इट वाज लेड बाय दीज 3 ग्रुप्स, है ना। 7 पार्टी अलायंस, 7 पार्टी अलायंस क्या था, 7 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी नेपाल में जो कि डेमोक्रेसी के फेवर में थी। ये लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसको अपन SPA या 7 पार्टी अलायंस कहते हैं। मॉइस्ट भी प्रोटेस्ट करते हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी प्रोटेस्ट करते हैं। इस प्रोटेस्ट की विक्ट्री ये होती है कि अप्रैल 2002 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली ख़त्म कर दी गई थी नेपाल की, उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाता है, यानी कि 2006 में नेपाल दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। नेपाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, नेपाल वाले लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने को पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो आफ्टर 2006 नेपाल स्टार्टेड मेकिंग इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद 2008 से नेपाल में डेमोक्रेसी है, और 2015 में नेपाल ने अपना 2015 से नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया नेपाल ने 2015। अब आते हैं हम लोग एथनिक कन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका पर। श्रीलंका जब से इंडिपेंडेंट हुआ तब से यहाँ पर डेमोक्रेसी है। श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है 1948 में, पहले इसका नाम सीलोन होता है, ठीक है, 1970s में इसका नाम चेंज होकर श्रीलंका हो जाता है। श्रीलंका में मेनली 2 कम्युनिटीज़ है, एक सिन्हाला कम्युनिटी है जिनकी मेजॉरिटी है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ श्रीलंका इज़ सिन्हालास, ठीक है, और 30% पॉपुलेशन यहाँ पर तमिल्स की भी है। श्रीलंकन पॉलिटिक्स में क्योंकि मेजॉरिटी सिन्हालास की है, तो श्रीलंकन पॉलिटिक्स में हमेशा से सिन्हाला कम्युनिटी का डोमिनेंस रहा है, और सिन्हाला नेशनलिस्ट जो है या श्रीलंकन लोग जो है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं श्रीलंका के, इनका कहना है कि सिर्फ सिन्हालास ही असली श्रीलंकन है, और ये जो तमिल से, ये इंडिया से आई, हमारे लोग नहीं है, निकालो इनको यहाँ से, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है। आगे आते हैं। अब हुआ क्या, तमिल्स के लिए कुछ कर ही नहीं रही थी गवर्नमेंट कभी, तो तमिल्स के अंदर भी नेशनलिज्म आना स्टार्ट हो गया, राष्ट्रवाद आना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से तमिल्स ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था LTTE या द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम डिमांड कर रही थी तमिल एलम की। व्हाट वाज द तमिल एलम? तमिल एलम वाज अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स, ठीक है। इन लोगों ने अभी तक हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन 1983 में ये जो LTTE है, ये लोग हथियार उठा लेंगे, है ना, आर्म्ड इंसर्जेंसी करेंगे, आर्म स्ट्रगल करेंगे अगेंस्ट द श्रीलंकन आर्मी, और बोलेंगे कि भैया तुम्हारी हमसे नहीं बन रही है तो हमें एक अलग कंट्री दे दो, तमिल की कंट्री, जिसका नाम होगा तमिल एलम। इंडिया के जो तमिल्स थे, इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी जब श्रीलंका के तमिल्स को मारा जाता था, और इंडिया के तमिल्स चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंका के तमिल्स को
प्रोटेक्ट करे, जिसकी वजह से 1987 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में पीस अकॉर्ड होता है, इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड 1987। इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट जयवर्धने शामिल थे। ठीक है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ये जो इंडिया श्रीलंका के बीच में पीस ट्रीटी हुई है, इसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया की एक आर्मी की टुकड़ी या इंडिया की एक ट्रूप, जिसको इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है बोलते हैं, इसको श्रीलंका में भेजेंगे। और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का IPKF का काम होगा रिलेशंस को स्टेबलाइज करवाना श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल्स के बीच में। ठीक है, हुआ ये कि IPKF की लड़ाई होनी स्टार्ट होगी LTTE के साथ, और सिन्हालास को भी पसंद नहीं आ रहा था कि भैया ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये इंडियन आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है, यानी कि श्रीलंकन इंडियन ट्रूप्स IPKF श्रीलंका में क्या कर रही है। इनको ऐसा लग रहा था कि भैया IPKF श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में पड़ रही है। इसी वजह से 1987 में भेजी हुई IPKF 1989 में वापस बुला ली जाती है और इसका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाता है। आगे आते हैं, हाउ द कन्फ्लिक्ट वॉज सॉल्व, है ना, एथनिक कन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व हुआ श्रीलंका में। तो बहुत सारे इंटरनेशनल एक्टर्स ने इसमें पार्ट लिया, खास करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने, नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ और आइसलैंड जैसी कंट्रीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है श्रीलंका में एथनिक कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाने में। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट कम खत्म हुई श्रीलंका में, तो श्रीलंका में आर्म्ड कन्फ्लिक्ट जो है सिन्हालास और तमिल्स के बीच में या सिन्हालास और LTTE के बीच में ख़त्म होती है 2009 में। इस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका थे राजपक्से, और LTTE को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाता है। इसका जो लीडर होता है, प्रभाकरन नाम जिसका होता है, उसको कम्प्लीटली मार दिया जाता है। ठीक है, और LTTE ख़त्म, तब से श्रीलंका में पीस है। हालांकि आज भी श्रीलंका में प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती है। आगे आते हैं, पेक्युलरिटीज इन द डेमोक्रेसी ऑफ श्रीलंका। अब कन्फ्लिक्ट के टाइम पीरियड में भी श्रीलंका की कुछ खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़, इन स्पाइट ऑफ कन्फ्लिक्ट देयर वाज अ कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, कन्फ्लिक्ट के बावजूद श्रीलंका की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, श्रीलंका ने हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव करा था, एजुकेशन वगैरह अपने लोगों को अच्छी खासी प्रोवाइड करी थी, हेल्थ केयर वगैरह, चाइल्ड केयर वगैरह अच्छी खासी प्रोवाइड करी थी। श्रीलंका वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, फर्स्ट कंट्री नहीं बोल रहा हूँ, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, है ना, इसने अपने पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल करके रखा है। दूसरा, इट वॉज द फर्स्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। कब इसने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। आगे आते हैं हम लोग, श्रीलंका की कन्फ्लिक्ट के टाइम पीरियड में भी, जब सिन्हालास और LTTE के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तब भी इसका हाईएस्ट पर कैपिटा GDP था रीजन में, और इसने डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखा। आज भी श्रीलंका में डेमोक्रेसी, कभी डेमोक्रेसी के अलावा कोई दूसरा रूल नहीं आया। इंडिया पाकिस्तान के बीच के कन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स है। तो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है कश्मीर का। पाकिस्तान हम हमेशा ये मानता रहा कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है, क्योंकि वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। 1947-48 में इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, लेकिन कश्मीर का इशू कभी सॉल्व हो ही नहीं पाता। 1947-48 के वॉर के बाद कश्मीर की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, कश्मीर में दो पार्ट्स बन गए थे, एक पार्ट जो पाकिस्तान के पास है और एक पार्ट जो हमारे पास है। पाकिस्तान वाले पार्ट को अपन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं आजकल, और इंडिया वाले साइड को अपन जम्मू एंड कश्मीर या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में एक लाइन बना दी गई है जिसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। 1971 में वॉर होता है। 1971 की वॉर में अपन पाकिस्तान को उठा के पटक देते हैं, पाकिस्तान की 90,000 की आर्मी सरेंडर कर देती है, लेकिन फिर भी कश्मीर का इशू जो है वो सेटल नहीं हो पाता है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दूसरा सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट जो है वो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर है। सियाचिन ग्लेशियर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जहाँ पर मैंने SG लिखा है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। इट इज़ द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के कंट्रोल में है फिलहाल, ठीक है, इंडिया के कंट्रोल में। तीसरा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम है वो है एक्विजिशन ऑफ आर्म्स या न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान का अपना खुद का आर्म्स रेस चल रहा है। बोथ एक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन्स इन May 1998। May 1998 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों न्यूक्लियर वेपन पावर्स बन जाते हैं। 1998 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं। इंडिया May 1998 में पोखरन में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, पाकिस्तान May 1998 में चगाई हिल्स में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, और दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज बन जाती है। बोथ आर सस्पिशियस टू ईच अदर। अब इंडिया को पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को इंडिया से प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर अपन इंडिया का स्टैंड देखें तो
इंडिया का कहना है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी कश्मीरी मिलिटेंट्स को सपोर्ट करती है। प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स को इन लोगों ने सपोर्ट किया फ्रॉम 1985 टू 1995। और पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है जिसको अपन ISI या इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहते हैं, वो एंटी इंडिया कैंपेन्स करवाती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे मिलिटेंट एक्टिविटीज़ करवाती है। पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, रॉ वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ट्रबल कॉज करवाती है बलूचिस्तान में और सिंध में, जो कि पाकिस्तान के 2 स्टेट्स हैं। ठीक है, आगे आते हैं। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, ये 5वां डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स की अगर बात करें हम लोग तो 1960 तक 1960 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स रहे इंदस रिवर वाटर को शेयर करने के बीच में। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसको अपन इंदस वाटर्स ट्रीटी 1960 कहती है। और इंदस वाटर्स ट्रीटी 1960 के हेल्प से ये जो लड़ाई झगड़े थे इंदस वाटर्स को लेकर, शेयरिंग ऑफ इंदस वाटर्स को लेकर, इसको सॉल्व किया जाता है। और ये ट्रीटी करवाई थी वर्ल्ड बैंक ने। देयरफॉर वर्ल्ड बैंक इज नोन एज द मीडिएटर और गारंटर ऑफ दिस ट्रीटी। इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स दे दी गई थी और वेस्टर्न रिवर्स में इंदस, चेनाब और झेलम आता है। ICJ के नाम से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से आप लोग याद कर सकते हो। और इंडिया को शराब दे दी गई थी, ठीक है, यानी कि ईस्टर्न रिवर्स दे दी गई थी जिसको अपन सतलज, रवि या बीस बोलते हैं। ठीक है, और तब से लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन कभी भी ये ट्रीटी टूटी नहीं। आगे आते हैं, सर क्रिक की बात करते हैं। सर क्रिक क्या है? ये है सर क्रिक, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया का गुजरात वाला एरिया है, ये रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी है जिसका नाम है सर क्रिक। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान सर क्रिक को लेकर भी लड़ता है। बोथ द कंट्रीज आर नॉट इन एग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन लाइन इन सर क्रिक इन द रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पाकिस्तान कहता है कि पूरा के पूरा सर क्रिक मेरा है, इंडिया कहता है नहीं आधा तेरा आधा मेरा, पाकिस्तान कहता नहीं पूरा मेरा है, तो इंडिया कहता ठीक है पूरा मेरा है। तो बहुत बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन ये डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा ये बताएगा कि सर क्रिक का एरिया किसके कंट्रोल में आएगा और सर क्रिक के जो सी रिसोर्सेज है, मरीन रिसोर्सेज है, वो किसके कंट्रोल में आएंगे, ये इसका इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं अपन। इंडिया और बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स है, पहले इंडिया का स्टैंड देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं उनसे। और जब हम लोग बांग्लादेश की गवर्नमेंट को बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ से इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं बॉर्डर के नीचे से क्रॉस कर करके, तो ये हमें ये बोलता है कि भैया ऐसा कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ। दूसरा, हमें दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश में एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को पनपने देता है और उनको सपोर्ट करता है। जब हम लोग कहते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ पर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स है, तो बांग्लादेश साफ मना करता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश के पास नेचुरल गैस है, हम लोग बांग्लादेश को कहते हैं कि भैया नेचुरल गैस हमें दे दे, तो मना कर देता है। हम म्यांमार से नेचुरल गैस लेना चाहते हैं तो बांग्लादेश पाइपलाइन भी बनाने नहीं देता अपने टेरिटरी में नेचुरल गैस को लेने के लिए म्यांमार से। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए या नॉर्थ ईस्ट में इंडियन सोल्जर्स भेजने के लिए हमें जगह चाहिए बांग्लादेश के थ्रू, जिसके लिए बांग्लादेश मना कर देता है। आगे आते हैं, बांग्लादेश का क्या स्टैंड है? बांग्लादेश का कहना है कि इंडिया हमेशा एक रीजनल बुली की तरह काम करता है जब भी वाटर शेयरिंग की बात आती है। याद रखना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फरक्का ट्रीटी हुई है फॉर शेयरिंग ऑफ गंगा रिवर वाटर्स इन 1996। ठीक है, खैर फिर बांग्लादेश का ये भी कहना है कि इट एनकरेजेस रिबेलियन इन द चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का एक एरिया है जिसको अपन चिट्टागोंग हिल्स कहते हैं, वहाँ पर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन या हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। और बांग्लादेश का कहना है कि इंडिया वहाँ पर क्या करवाता है, प्रोटेस्ट वगैरह करवाता है, बांग्लादेश से अलग होने की बातें करवाता है। बांग्लादेश का कहना है कि इंडिया हमेशा ट्रेड में अनफेयर रहता है और बांग्लादेश का कहना है कि इंडिया की नज़र हमेशा मेरी नेचुरल गैस पे होती है। कोऑपरेशन की अगर बात करें, है ना, एज सच कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है इंडिया और बांग्लादेश की, कभी वॉर भी नहीं हुई है और क्या ही वॉर करेगा वो। खैर, कोऑपरेशन की अगर हम अपन बात करें तो इकोनॉमिक रिलेशंस जो इंडिया और बांग्लादेश के हैं लास्ट 20 ईयर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए। बांग्लादेश इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। 2015 में इंडिया और बांग्लादेश ने बहुत सारे एनक्लेव्स, बहुत सारे टेरिटरीज एक्सचेंज करी। डिजास्टर मैनेजमेंट पे, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर इंडिया और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी करते हैं। आगे आते हैं,
इंडिया और नेपाल की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी हुई है जिसके थ्रू इंडिया के लोग नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के लोग इंडिया आ सकते हैं विदाउट वीज़ाज, विदाउट पासपोर्ट, और वहाँ जाके काम भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स रहते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। प्लस इंडिया डजेंट लाइक द वार्म रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड नेपाल। इंडिया को पसंद नहीं आता कि चाइना और नेपाल जो है इनके बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशंस है। तीसरा, पाकिस्तान, चाइना हमेशा नेपाल के थ्रू इंडिया में एंटर करवाते हैं लोगों को और मिलिटेंसी करवाते हैं, इंसर्जेंसी करवाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और नेपाल इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है ना, क्योंकि नेपाल को तो पता ही है कि नेपाल में क्या क्या चल रहा है, लेकिन नेपाल को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता और एंटी इंडिया एलिमेंट्स को नेपाल में पनपने देता है। इससे हम लोगों को प्रॉब्लम है। नेपाल में कम्युनिज्म या माओइस्ट मूवमेंट भी स्ट्रांग हो रहा है, जो कि इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। सर, इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट क्यों है? क्योंकि इंडिया में भी नक्सलाइट मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि इंडिया के 9 स्टेट्स और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, ठीक है, और दोनों के दोनों माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। आगे आते हैं इंडिया और नेपाल की अगर हम लोग और बात करें। अच्छा, पांचवी चीज़ ये बता रहा है कि नेपाल थिंक्स इंडिया इंटरफेयर्स इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। नेपाल को ये भी लगता है कि इंडिया जो है हमारे इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा घुसता रहता है। खैर, इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि बॉर्डर शेयर नहीं करते, वाटर शेयर नहीं करते, ठीक है। श्रीलंका जो है कम्प्लीटली एक आइलैंड नेशन है। प्लस अगर थोड़ी बहुत चिक चिक चुक चुक है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो वो एथनिक कन्फ्लिक्ट को लेकर है। जब तमिल्स मारे जाते हैं वहाँ पर तो इंडिया को बुरा लगता है, लेकिन 1987 के बाद से इंडिया ने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है। इंडिया ने कहा है कि भैया तुम्हारा इंटरनल मैटर है, तुम देखो, बिना बात के हमारे रिलेशंस अपन ख़राब नहीं करेंगे। कोऑपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया और श्रीलंका ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है 1998 में। इंडिया ने श्रीलंका की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी जब सुनामी आई थी, और पोस्ट सुनामी रिकन्स्ट्रक्शन में इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर कोऑपरेट करते हैं इंडिया और श्रीलंका। अगर अपन बात करें इंडिया और भूटान की, तो इंडिया और भूटान की बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। हमें भूटान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भूटान का जो मोनार्क है या भूटान का जो राजा है उसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी भूटान में छुपे हुए गुरिलाज और मिलिटेंट्स को, जो इंडिया में एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ठीक है, और जाके छुपते भूटान में, तो उनको पकड़वाने में भूटान के राजा ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी हमारी। प्लस भूटान को अपन हिमालयन किंगडम कहते हैं, और भूटान का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया करता है, और इंडिया जो है बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स करवा रहा है भूटान में। इंडिया और मालदीव्स की अगर बात करें तो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस भी हमेशा से वार्म एंड कॉर्डियल रहे। नवंबर 1988 में मालदीव्स में कू होने वाला था, या कूप होने वाला था तुम्हारी भाषा में, ठीक है, और तमिल मर्सनरीज आ रहे थे श्रीलंका से, LTTE से लिंक थे ये लोग, दे वर कमिंग फ्रॉम श्रीलंका, और मालदीव्स में जाकर अफरा तफरी मचाने वाले थे। मालदीव्स इंडिया की हेल्प मांगता है, और इंडिया की एयरफोर्स और इंडिया की नेवी जाती है, और मालदीव्स के आगे में जो कूप होने वाला था उसको रोक देती है। इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाता है मालदीव्स का, टूरिज्म सेक्टर और फिशरीज सेक्टर को प्रमोट भी करता है। तो रिलेशंस इंडिया के मालदीव्स के साथ भी अच्छे हैं। फिर थोड़ा सा आगे आए तो अगर अपन सार्क के बारे में देखें तो सार्क साउथ एशिया का एक ग्रुप है जिसको अपन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं। 1985 में ये बना था, सार्क चार्टर के थ्रू ये बना था, और साउथ एशियन कंट्रीज़ ने साफ्टा साइन किया था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये 2004 में साइन हुआ था, इस्लामाबाद में साइन हुआ था, 12th कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क में साइन हुआ था, और ये फोर्स में आया था 1 जनवरी 2006 में। साउथ एशिया में आउटसाइड पावर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्यों? एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इसी वजह से, पॉपुलेशन बड़ी होने की वजह से मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। चाइना जैसी कंट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी कंट्रीज़, दे आर की प्लेयर्स इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस क्योंकि अच्छे हैं, ये हमारे लिए एक मेजर इरिटेंट है, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, इंडिया और चाइना के बीच में इकोनॉमिक टाइज मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं सिंस 1991, जब से इंडिया में LPG की पॉलिसीज़ या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोल्ड वॉर के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है साउथ एशिया में ड्यू टू लार्ज मार्केट। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं,
और क्योंकि दोनों के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में मॉडरेटर की तरह काम करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हमारी मार्केट बड़ी होने की वजह से और हमारा साउथ एशिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है साउथ एशिया में। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आप लोगों में से कोई अगर मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है, आप लोगों को ये वाली पीडीएफ चाहिए, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए और बोलिए कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं ऐड कर दूंगा। सारी की सारी पीडीएफ जस्ट क्लास के बाद आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। मेरी किताब आई है मोइननामा, जिसमें मैंने बुक 2 के सारे एमसीक्यूज करवाए। बुक 1 बड़ी जल्दी आने वाली है। मोइननामा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया तो आप लोग Y742 कोड लगाकर किताब खरीद सकते हो। ठीक है, कैसे खरीदनी है किताब? तो किताब खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट आ जाएगी, अड्डा 24/7 टाइप करना है, वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे अपन, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, CUT यूजी का अपने को ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, CUT आर्ट्स पे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे अपन, और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, यहाँ पर अपने को CUT आर्ट्स की किताब दिखेगी। याद रखना ये बोर्ड्स और CUT दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बुक्स खोलेंगे अपन तो नीचे अपने को यहाँ पर मोइननामा दिखाई देगी। ठीक है, ये किताब वैसे तो 315 रुपये की, लेकिन अपने को इतना महंगा खरीदना नहीं है। अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर कूपन कोड लगाएंगे Y742 का, और जैसे ही अपन Y742 को अप्लाई करेंगे तो ये किताब अपने को सिर्फ और सिर्फ 182 रुपीज़ की मिलने वाली है। जैसे आप लोग किताब खरीदोगे आप लोगों को ई-बुक भी मिल जाएगी इसकी। तो जब तक आप लोग घर पे आ रही है तब तक आप लोग MCQ सॉल्व कर सकते हो। 1000 से ज़्यादा MCQs इसमें है, 1000 से ज़्यादा MCQs बुक 2 में है ना। बुक 1 ले लीजिए आप लोग, पार्ट 1 ले लीजिए, पार्ट 2 आप लोगों के पास जल्दी ही आने वाला है। आशा करता हूँ ये वाला सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगला फ्लैश कार्ड आपको किस चीज़ का चाहिए। मिलते हैं अपन, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।